धारा 1 पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। माननीय न्यायाधीश महोदया, धारा 32 की उपधारा 1 कहती है, जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस सह व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। धारा 32 की उपधारा 1 स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर उस व्यक्ति को मृत्यु की आशंका नहीं थी फिर भी उसने कथन किया है, वो मृत्युकालीन कथन की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, हम वर्ष 1939 में है, अगर अंग्रेजों को अपने भारत के लिए क्यों अलग विधि बनाने की जरूरत पड़ी, मैं यहाँ पर मृत्युकालीन कथन को लेकर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में भी अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय न्यायाधीश महोदय, इंग्लिश लॉ में मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन केवल क्रिमिनल नेचर के मामलों में एडमिसिबल किया जाता है, बल्कि इंडियन कोर्ट में सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों में से एडमिसिबल किया जाता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तर्क कि इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन होमिसाइड और मैनस्लॉटर के मामलों में ही एडमिसिबल किया जाता है, जबकि भारतीय विधि में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो और उसने कथन किया हो तो मृत्युकालीन कथन, अगर उसे आशंका हो, यह इंग्लिश विधि कहती है कि अगर उसे आशंका हो और उसने कथन किया हो तो मृत्युकालीन कथन की श्रेणी में आएगा, जबकि भारतीय विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपके समक्ष उपस्थित है। धारा 32 की उपधारा 1 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी व्यक्ति का किया गया कथन भले ही उसे मृत्यु की आशंका हो या ना हो, वो मृत्युकालीन कथन के रूप में आएगा और यह एक सुसंगत तथ्य होगा। माननीय न्यायाधीश महोदय, इस धारा से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु से पूर्व उसके किया गया कथन सुसंगत तथ्य है, तो यह कहना गलत है कि यह एक मृत्युकालीन कथन नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं न्यायालय के समक्ष मृत्युकालीन कथन पर इंग्लिश लॉ और हिंदी लॉ का अंतर पूर्व में स्पष्ट कर चुका हूं। माननीय न्यायाधीश महोदय, इस पूरे घटनाक्रम में न केवल आरोपी दोषी है बल्कि आरोपी की पत्नी सुरेखा, इनके आरोपी की पत्नी का भाई, वह जो व्यक्ति इनके यहां गलत का काम करता था, ये सारे दोषी हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, समस्त गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि यह एक हत्या का मुकदमा है, और मैं कहूंगा इसे हत्या का मुकदमा नहीं, इसे एक हिलेरियस हर्ट एंड हिलेरियस मर्डर के मुकदमे से देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के शव का, माननीय न्यायाधीश महोदय, 60 टुकड़ों में विषक्त करना कोई आम हत्यारा नहीं। साथ ही अधिवक्ता ने कहा शक्ल, किसी शक्ल से क्या न्यायालय लगाएगा, न्यायालय गवाहों के आधार पर निर्णय देगा, किसी की शक्ल के आधार पर नहीं। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करता हूं कि आरोपी नारायण स्वामी, इनकी पत्नी सुरेखा, इनके पत्नी के भाई एवं क्लर्क को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 120B के तहत मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर आज इनको मृत्यु दंड नहीं हुआ तो ये समाज के सामने एक नजीर जाएगी कि किस प्रकार ऐसे जघन्य हत्याकांड को कर आरोपी खुले में घूम रहे हैं। भारत हमेशा से रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपनाता रहा है और रिट्रीब्यूटिव और प्रिवेंटिव थ्योरी का विरोध करता रहा है, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या किसी व्यक्ति के 60 टुकड़े करने के बाद भी भारत रिफॉर्मेटिव थ्योरी को ही अपनाएगा? भारत अपने हमेशा से अपनाता है हेट द सिन नॉट द सिनर, अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। लेकिन जो अपराधी इस प्रकार जघन्य हत्याकांड को कारित करते हैं उनसे माननीय न्यायाधीश महोदय कैसी सद्भावना। इसलिए मैं माननीय न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि आरोपी व इसके सहयोगियों को मृत्युदंड की सजा से दंडित करें। दैट्स ऑल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन साइड। मच ऑब्जेक्शन। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष व प्रतिपक्ष के मामले से जुड़े समस्त सारवान तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी की पत्नी ने मृतक को 21 मार्च को अपने घर बकाया पैसों की वसूली के लिए बुलाया और आरोपी ने मृतक की हत्या कर ट्रेन के डिब्बे में उसके शव को एक बक्से में छोड़ दिया।